मैं संप्रीत कौर नंदा PR पाटिल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the one and only Zinda Shahid Honorable एक बार सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, जो जिंदगी है देश की ये देश पे लुटाए जा। आदरणीय युवाओं के प्रेरणा सूत्र महाराष्ट्र ऑपोजिशन लीडर श्री विनोद जी, चेयरमैन परवीन जी, MLA युवाओं के अंदर एक नई शक्ति पैदा करने वाले बच्चू बाऊ जी और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उनकी सोच को बताने के लिए मेरे भाई अर्जुन जी ex-MLA और मेरे साथ आए हुए हिंदुस्तान के एंटी टेररिस्ट फ्रंट के सेक्रेटरी मेरे भाई भरद्वाज जी। मैंने ये पहली बार ऐसा देखा कि हमारा जो युवा है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों के विचारों के ऊपर, हम लोगों के भाषण के ऊपर इतनी गहराई से सुन रहे थे कि शब्द को मुझे बड़ा सुकून मिला कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये नेता नहीं, ये देशभक्त हैं। आप इनकी विचारधारा से सहमत हैं। बहुत मन को प्रशंसा हुई। और जो हमारे स्पीकर साहबान ने जो कुछ भी आपसे बातें की, चाहे देश की आजादी के ऊपर, चाहे आपके काम के ऊपर, चाहे भारत माता की आजादी की रक्षा के ऊपर, आपने उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी। शहीद आजम भगत सिंह का सपना पूरा हो रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो कहा था शहीद आजम भगत सिंह की रूह अगर ऊपर से देखती होगी मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, जलियांवाला बाग के शहीद सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर रूह देखती होगी तो आज के भारत को देख के रोती होगी, तड़पती होगी। किस लिए भारत को आजादी लेके दी थी, भारत कहां ले गए। और आज आपको देख करके, आपकी युवाओं की शक्ति को देख करके, आज शहीद आजम भगत सिंह हो या राजगुरु सुखदेव हो या जलियांवाला बाग के शहीद हो, वो आज उनके मन को सुकून जरूर मिलता होगा कि हमारा युवा अब जाग चुका है, हमारा युवा अब देश को नई दिशा देगा, हमारा युवा इस भारत माता की आजादी की रक्षा करेगा। जो दिल्ली के अंदर हमारी बच्ची के ऊपर जो बलात्कार हुआ, उन युवा आंदोलन का कोई नेता नहीं था। कहां तक युवा चले गए, राष्ट्रपति भवन तक चले गए और उन्होंने एहसास कराया हम सबको कि अभी भी संभल जाओ, नहीं तो आपको ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये देश को हम चलाएंगे। वो वक्त आ चुका है। युवा ने बता दिया कि हमारी शक्ति, हमारी ताकत क्या है, वो स्टूडेंट ने बता दिया। अभी भी हमें बताया, उन नेताओं को बताया, अपने रास्ते को बदल लो, अपने करप्शन के रास्ते को बदल लो। वो आतंकवादियों के लिए अगर जो सिर झुकाते हैं, अपने रास्ते को बदल लो, नहीं तो वो दिन आएगा आतंकवादियों को जेल से निकाल के जो युवा ही फांसी के तख्ते पे लेटा देगा। अभी अफसर की बात हो रही थी, कसाब की बात हो रही थी। किस लिए कसाब को इतने साल
जेल के अंदर बिठा के रखा? क्यों इतना सरकार का खर्च हुआ, देश की जनता का खर्च हुआ? अफजल को फांसी कब होगी? राजीव गांधी के कातलों को फांसी कब होगी? मेरे साथ जो इतने जवान मारे गए, शहीद हुए, उनको फांसी कब होगी? फांसी नहीं होगी। वोट बैंक की राजनीति इस देश को तोड़ना चाहती है। अफसर को अगर फांसी होती है तो इनका मुस्लिम वोट टूट जाता है। राजीव गांधी के कातलों को अगर फांसी होती है तो इनका तमिलनाडु वोट टूट जाता है। पंजाब के अंदर मेरे और मेरे जाबाज जवानों के ऊपर हमला करने वाले को फांसी होती है तो इनका सिख वोट टूट जाता है। अरे भारत माता ही टूट जाएगी, क्या करोगे रह के? मैं कई बार इनको कहता हूं कि अगर फांसी का रास्ता खींचना नहीं आता तो मेरे हाथ में पकड़ा दो, एक समय पे फांसी सबको लटका दूं। हमारे जाबाज जवान भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए इस सीमा को बचाते हैं, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हैं, आप लोगों की जिंदगियों को बचाते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, वो महाराणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह महाराज का देश, वो शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी का देश, वो जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश, उस देश को इन्होंने कितना कमजोर और कायर बना दिया कि हमारे जाबाज जवानों के सिरों को काट के ले जाते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के फौज के घटिया इंसान। और यहां हमारे देश के क्या कहते हैं सरकारें, हम क्रिकेट मैच खेलेंगे पाकिस्तान वालों के साथ, हम हॉकी का मैच खेलेंगे इनके साथ, हमारी बातचीत जारी रहेगी इनके साथ, हमारे देश के दुश्मनों के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम जवाब नहीं देंगे, हम गोली का जवाब गोली नहीं देंगे। अगर हमारे जाबाज जवानों के 2 सिर काटे हैं, हम इनके 10 सिर काटेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। वोट बैंक की राजनीति मुझे नहीं समझ आई कि कसाब को फांसी कैसे दे दी गई। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर के। क्या मजबूरी थी, क्या था, पहले क्यों नहीं दी, अब क्यों दी, ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बार बार कहा करते थे सबसे पहली फांसी राजीव गांधी के कातलों को होगी, उसके ऊपर मेरे ऊपर हमला करने वालों को होगी, फिर अफसर को होगी, फिर कसाब को होगी। सरकारें अगर चाहें कि हमने आतंकवाद को समाप्त करना है, हमने अपने बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है, हमने अपने बच्चों को यतीम नहीं होने देना है, तो कसाब की तरह सबको फांसी क्यों नहीं लटका दिया जाता? ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर सवाल है। सवाल कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। हमारा देश, हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान, जिसने बार बार हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, कभी कारगिल का युद्ध, कभी पार्लियामेंट पे हमला, कभी 26/11 की घटना, कभी कहां ब्लास्ट, कभी जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर बम्बों से 103 लोगों का मारे जाना। मैं पाकिस्तान को यही कहना चाहूंगा, फिर दिखा दी फितरत तुमने, फिर जख्म पुराने खेत दिए। जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच लिया। हमारा देश, हमारा भारत किसी मुल्क के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। बम वहां भी चलते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमें उसकी भी पीड़ा होती है। पर वहां पे आईएसआई, वहां के राजनीतिक लोग जब यहां आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो हमें उन जाबाज जवानों को याद करते हुए, हमें उस ओमले को याद, मैं ऐसा कभी नहीं सुना
अपनी पार्टी में तो पहले सुना करता था 20 साल पहले, पर ऐसे बोलने वाले मेरे भाई अगर ऐसे 150 हम और हो जाएं तो पाकिस्तान की आतंकवादियों की हिम्मत क्या है, देश विरोधियों की हिम्मत क्या है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के भी देखें। यह शुरुआत हो चुकी है हिंदुस्तान की आजादी की रक्षा की। और पिछली बार और आज के विचारों में आपको देख के, अपने भाइयों को देख के मेरे विचारों में बहुत फर्क आया। आपके दिल्ली के आंदोलन को देख के बहुत फर्क आया। मैं कई बार जब अन्ना जी का आंदोलन चला, मैंने कहा अपने दोस्त को कि 4 दिन के बाद लोग हमारी कोठियों के अंदर घुस जाएंगे, वो नहीं देखेंगे किसकी कोठी है, वो कहेंगे नेता रहते और हमें पकड़ के उठा के ले जाएंगे बाहर। वो 4 दिन नहीं बीते, 2 दिन के अंदर अंदर कुछ नौजवान स्टूडेंट चिदंबरम की कोठी पे चले गए, कुछ किसी और नेता की कोठी पे चले गए, कहते निकलो बाहर। बाहर कौन निकले? पर उस आंदोलन ने जहां युवाओं को जगाया, अगर वो आंदोलन कुर्बानी दे देता तो शायद देश को दूसरी आजादी मिलती। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर युवा ने, चाहे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, चाहे अर्जुन जी हो, चाहे विनोद जी हो, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा भारत माता की आजादी की रक्षा की, चाहे कोई भी आंदोलन शुरू करे, हम शायद उनके साथ थे। पर क्या हुआ? स्वामी रामदेव ने भी आंदोलन किया। मैं कई बार चर्चा करता हूं, जब शहीद आजम भगत सिंह, जब चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के मिशन पे निकलते थे तो वो ये जरूर सोचते थे कि हम देश को आजाद कराएंगे। और जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे को चूमने के लिए जाते थे, किस लिए? आने वाली जनरेशन को लिए मैं कुर्बानी दे दूं, आजाद करा के जाऊं, इस भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से जकड़ी हुई को आजाद कराऊं। तो कहते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस आंदोलन में क्या देखा? पंजाब के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई आतंकवाद से लड़ते हुए कुर्बानी दी, आरएसएस के लोगों ने कुर्बानी दी। शाखा चल रही 50-50 आरएसएस के लोगों ने शहादत दी। इस आंदोलनकारियों के ऊपर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने, विदेश में बैठे करोड़ों लोगों ने विश्वास किया। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, विचारधारा को आजाद रखता हूं। कहा हम करप्शन को खत्म करेंगे, कहा हम नई आजादी लेके देंगे। उतनी देर तक नहीं उठेंगे जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, लोकपाल बिल नहीं आता। क्या किया? जब भूख लगी, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जब भूख लगी, मौत सामने नजर आई, लोगों का विश्वास खो डाला, कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और जूस पी लिया। जो हम पी रहे थे वो जूस पी लिया। आज का आंदोलन और वो आजादी के पहले का आंदोलन, वो सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन, वो चंद्रशेखर आजाद जी का आंदोलन, उस आंदोलन में बहुत फर्क आ गया। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, संकल्प लेना तो बड़ा आसान है, पर संकल्प की सोच के ऊपर पहरा देना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी युवाओं को ठेस पहुंची, सबसे बड़ी हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंची उस आंदोलन की कमजोरी से। स्वामी रामदेव जी भी निकले, हम सब साथ थे,
अरे क्या हो जाता, क्यों औरतों के कपड़े पहन के भागे? जब कुर्बानी की बात आ जाए, जब देश की आजादी की, भारत माता की आजादी की रक्षा की बात आ जाए, तो फिर क्या भागना? पुलिस पकड़ लेती, चले जाते। अब लोग विश्वास करें, कोई हिंदू नहीं रहेगा। बच्चों से निकाल करके सिखों को छोड़ दिया जाता था। 70-50 हिंदू ट्रेनों से निकाल के लाशें बिछा दी जाती थी। जब वो भिंडरावाला कहता था महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर शाम तक वो व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाता था, तो कर दिया जाता था। हमने बंबई के अंदर बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने दिल्ली के अंदर बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने चंडीगढ़ के अंदर बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी थी। जितना आपका बाहर का गेट है, इतनी दूरी पे लड़ाई लड़ी थी। एक गोली चलाते थे, आगे 100 चलती थी। और हमारे नौजवान साथी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा लेके स्कूटरों पे जुलूस निकाला करते थे, आतंकवाद का विरोध करते थे और कहा करते थे भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, चैलेंज किया करते थे। वो जंग हमने जीती, वो आतंकवादियों का मुकाबला किया, बच गए तो हमारी किस्मत। अब जिंदगी बोनस की है, बच गए। बोनस की जिंदगी, इतने बम्बों से बच जाना, एक नहीं कई बार बोनस की जिंदगी। हम कभी भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के जब हनुमान चालीसा पढ़ते तो एक ही बात कहते हैं, भगवान, हे राम हनुमान जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमारी जब भी मौत आए बम्बों और गोलियों से, इस भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए मौत आए, हमारी मौत किसी और बात से ना आए, देश की आजादी की रक्षा करते हुए आए। हमसे अगर आप पूछे कि आप कौन हो, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, तो मैं गर्व से कहूंगा मेरा धर्म हिंदुस्तान है, मेरा धर्म भारत की आजादी की रक्षा करना है, मेरा धर्म इस भारत को मजबूत करना है। और अकबरुद्दीन को अगर पूछे, बार बार चिल्ला के कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। जो सेकुलर मुसलमान होता है, जो भारत की आजादी की रक्षा करने वाला मुसलमान होता है, जो अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान होता है, आपका दर्द वो हमेशा यही कहता है मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत की संस्कृति में जन्म लिया है, मैं भारतीय हूं। युवाओं, आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल का वक्त है। बड़ी शक्तियां, बड़ी ताकत इस भारत माता को तोड़ना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भगत सिंह जी की उम्र क्या थी जब आंदोलन शुरू किया था? भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्होंने फांसी के रस्से को चूमा था? 23 साल। जब भगत सिंह जी ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, बम किसी को मारने के लिए नहीं, बम किसी को कमजोर करने के लिए नहीं, बम इसलिए फेंका था हिंदुस्तान की जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसको जगाने के लिए। भारत छोड़ के चले जाओ और हिंदुस्तान के लोगों को जगाने के लिए, आंदोलन के लिए सामने आओ ताकि भारत माता को आजाद करा सके। भगत सिंह जी को पाकिस्तान की जेल में भेज दिया जाता है। लाहौर के अंदर भगत सिंह जी को नहीं पता था कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है। इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, हिंदुस्तान को होगा। भारत एक था। जब 14 नंबर कोठरी के अंदर भगत सिंह जी को आप जैसे नौजवान दोस्त मिलने आते, कहते भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? उस नौजवान के अंदर इतना जुनून था, कहने लगा अगर भारत माता की इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो शहीद हो चुके नौजवान वो मेरे बराती होंगे फूलों की। ये भगत सिंह आज हिंदुस्तान के दुनिया के कोने कोने के अंदर उसका कोई प्रचारक नहीं है। आप लोग प्रचारक हैं, ये प्रचारक हैं।
अंदर से आवाज उठती है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज उठती है, साथ में भगत सिंह जी की भी आवाज उठती है। भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, पर वो एक भारतीय थे, एक देशभक्त थे। वो किसी कौम या मजहब के नहीं थे। वो कहते थे गर्व से कहो मैं एक भारतीय हूं। हमें भी ये सोचना होगा सबको, एक एक को, हमारा मजहब, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म, हमारा मजहब जिस दिन हम समझ लेंगे हिंदुस्तान है, ये भारत है, मैं भारत हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, ये हिंदुस्तान को कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। और कभी भी आपस में बैठ के जब देश की चर्चा करो, देश के बारे में सोचो, तो वो नारे को जरूर याद रखो, एकता ही शक्ति है। एकता में वो शक्ति है, वो किसी में नहीं है। विचारों को अलग अलग करने की कभी कोशिश मत करना। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, जिसने जनरल डायर का बदला जाके इंग्लैंड में लिया था, वो कहा करते थे ये हिंदुस्तान कमजोर क्यों है। हम देशभक्ति के ऊपर भी अलग अलग विचारधारा रख लेते हैं, हम एक नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी के अंदर हिटलर को मिलने के लिए जाते हैं। हिटलर मिलने से मना कर देता है। 5 मिनट का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। हिटलर को एक बात कहते हैं, आप हमें इंडियन डॉग को कहते हैं। हिटलर कहता है इंडियन डॉग ना कहूं तो क्या कहूं। इतना बड़ा देश एक छोटा सा मुल्क आके कब्जा कर लेता है। कोई कहता है मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। कोई ये नहीं कहता कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूं। सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के अंदर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की फौज का गठन किया और नारा दिया, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके देंगे। आजादी मिली क्यों? उन्होंने एक बैनर के तले सबको इकट्ठा किया और कहा बोलो गर्व से कहो मैं एक भारतीय हूं। हमें भारत का गर्व होना चाहिए। एक ऐसा हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक ही नाम है जिसका नाम है भारत मां। दुनिया के अंदर किसी के आगे मां नहीं लगता, उस मां के सब समाये हुए हैं। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, इस मंदिर के अंदर समाये हुए हैं। बड़े मंदिर के अंदर अगर भारत मां कमजोर होती है, हमारे धर्म, हमारे मजहब, हमारी संस्कृति सब कुछ कमजोर होती है। मां, दुनिया के अंदर एक ही देश मां, उसकी रक्षा कौन करेगा? ये जवान तो रक्षा करेंगे। जवान अपने सिरों को बार बार कटवाएंगे, पर जवान सरहदों पे लड़ने वाला सुरक्षा फोर्सेस आपके ऊपर उम्मीद करती है, युवाओं के ऊपर उम्मीद करती है कि आप भी भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहें। मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी शुरुआत की बात बताता हूं। इस तिरंगे झंडे के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। जब 14 साल की उम्र के अंदर मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग में जाया करता था। कई दिन गुजरे, जाता रहा। अपने ग्रैंडफादर को पूछा ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं? मेरे ग्रैंडफादर कहने लगे ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान है जो देश की आजादी मांगने वाले के ऊपर गोलियां चलाई थी। मैंने उसी वक्त और शहीदों की लाल मिट्टी पे शपथ ली थी कि जनरल डायर की गोलियां खा करके इस देश को आजादी मिली। ये तिरंगा झंडा बुना गया उनके लहू से। इस देश की आजादी की रक्षा करने का अगर वक्त मिला तो मैं भी कुर्बानी दूंगा। मैंने शपथ ली थी लाल मिट्टी। वक्त गुजरा, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाने का फैसला किया। अब ये हमारे एमएलए साहब 26 जनवरी और 15 अगस्त का जिक्र कर रहे थे, बड़ा सही जिक्र कर रहे थे। उस वक्त की विचारधारा और आज की विचारधारा में क्या फर्क है? बड़ी छोटी उम्र थी, 18 साल, 19 साल, 17 साल हो गई।
आपकी तरह नौजवान, आपकी तरह नौजवान मेरे दोस्त, एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग, शहीदों की यादगार मनाते रहे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कई साल गुजरे। एक वक्त ऐसा आया जब आतंकवादियों ने वो गुरु महाराज की पवित्र नगरी, वो गुरु महाराज का पवित्र स्थान के ऊपर गोलियों और बम्बों से, AK-47 से कब्जा कर लिया। कह दिया पंजाब खालिस्तान बनेगा, इस देश में पंजाब नहीं रहेगा, सेकुलर सिख, सेकुलर हिंदू नहीं रहेगा। 15 अगस्त का वक्त आया, बहुत बड़ा चैलेंज आया कि इस बार 15 अगस्त का दिन, आजादी का दिन, देश की आजादी की दिन नहीं मनाने दिया जाएगा। जो मनाएगा बम्बों गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। मैंने वो लाल मिट्टी पे जो कसम खाई थी शहीदों की, मुझे वो दिन की याद आई और कहा आज मेरे इम्तिहान का वक्त आया है। आज इस आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा का वक्त आया है। आज भारत माता की आजादी की रक्षा का वक्त आया है। आज कुर्बानी मैं दूंगा, बम भी खाऊंगा, गोलियां भी खाऊंगा, पर इस तिरंगे झंडे को नीचा नहीं होने दूंगा। कई बार पत्रकार सवाल पूछते हैं, एक बम नहीं कई 100 बार बम चले, किसी का रिमोट नहीं चला, कभी रास्ता बदल गया, कभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बम वहीं के वहीं रह गए। कई 100 बार आतंकवादियों ने मारने की कोशिश की। मैंने उस चैलेंज को कबूल किया, तिरंगा झंडा यही लहराया जाएगा। 12 बजे तिरंगा झंडा लहराना था। सुबह 5 बजे आतंकवादी अंदर से आए, गुरुद्वारे से आए और मेरे घर में बम फेंक दिया, बहुत बड़ा बम। किस लिए फेंक दिया? हम भारत माता की आजादी की रक्षा न कर पाए, हम तिरंगे झंडे की रक्षा न कर पाए, हम डर जाए। हमने 12 बजे उस तिरंगे झंडे को जब लहराने लगे, कुछ आतंकवादी मंच पे आए, हमारे जैसे उस वक्त नौजवान थे, कहा खालिस्तान। हमने जिंदाबाद नहीं बोलने दिया, पकड़ लिया, मुंह बंद कर दिए और स्टेज के नीचे एक एक को फेंकते गए। इससे भी ऊंचा स्टेज था। वक्त गुजरा, अब चैलेंज आया कि आतंकवादी अंदर से आएंगे, तिरंगे झंडे को उतारेंगे और आग लगा देंगे। हम 5 बजे तक पहरा देते रहे। 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा और सीने पे लगा के वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए विजय प्राप्त की। जब कोई पत्रकार सवाल पूछता इतने बम चले, तो हम कहते हैं पहला बम उस वक्त चला 15 अगस्त, आजादी का दिन, उस भारत माता के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए चला। तो ये आंदोलनकारी को मैं कहना चाहता हूं, मुल्क कुर्बानी मांगता है। अगर हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, आप जैसा एक कुर्बानी दे देता कानून के दायरे में, मरण मरतबे बैठे थे तो बैठ जाता। हम क्यों उस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हुए? हम दूर से उनके आंदोलन के साथ थे। हमें पता था ये लोगों को बेवकूफ बना के आंदोलनकारी चले जाएंगे। देश की जनता एक बार मौका देती है, अगर उस पर कोई व्यक्ति खरा उतर जाए, देश का युवा, देश की जनता उसके लिए अपने आप को जान निछावर कर देती है। पर देश की जनता के साथ अगर कोई धोखा खिलवाड़ करे, देश की जनता, युवा उसको कभी माफ नहीं करता है। हम आपसे वादा करते हैं, ये बोनस की बची हुई जिंदगी इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, ये अकबरुद्दीन जैसे इस देश को तोड़ने वाले, इस देश के अंदर दंगे कराने वाले, सरकारें कुछ करे या ना करे, आपका प्यार चाहिए। अकेले इसको गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच पे चलते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच पे चलते हुए इसका जवाब दें। हम सबको कहते हैं, हमें अब्दुल कलाम बनना चाहिए। सबको, सेकुलर, मुसलमान,
सेल्फिश, बच्चों से, स्टूडेंट से प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर हमने कभी नहीं देखा। हमारे भाइयों, देश बहुत मुश्किल में है, बहुत कुर्बानियां भी देश के लिए हमें देनी होगी। ये जो आज की राजनीति क्रिकेट मैच वाली देख रहे हैं, हॉकी वाली देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद की स्टेटमेंट सुनते हैं, क्या कहते हैं? हम पाकिस्तान से बातचीत करते रहेंगे, वो हमारे जवानों के सिर काटते रहेंगे, वो 26/11 के हमले करते रहेंगे, वो पार्लियामेंट को उड़ाते रहेंगे, वो बेगुनाहों का खून करते रहेंगे, हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश नहीं चलेगा। देश उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को चलाया था। देश उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने बच्चों की छोटी उम्र में नींव में चनवा के शहादत दे दी थी। देश उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर महाराज ने, जिनको कहा जाता था हिंद की चादर, तत्ती लोग के ऊपर बैठ के कुर्बानी दे दी थी। देश ऐसे चलेगा, देश ऐसे नहीं चलेगा। हमारे जवानों के सिर काट दिए जाएं, करकरे जैसे को शहीद कर दिया जाए, ओंगले जैसे को शहीद कर दिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर हमारे जवान कुर्बानी दे दें और उसके बाद कहें अफजल को फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा। मैं नहीं इस बात को मानता हूं कि हर मुस्लिम सेकुलर नहीं। अब्दुल हमीद 65 की जंग के अंदर हिंदुस्तान की फौज का महान सिपाही पाकिस्तान की तोपों को, पाकिस्तान के टैंकों को अपने शरीर के ऊपर बम बांध के उड़ा दिया था। ऐसे जवान अभी भी मुसलमान हमारे देश में लाखों करोड़ों हैं, पर कमजोरी कहां आती है? हमारी सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती हैं, अफजल के ऊपर करती है, अकबरुद्दीन के ऊपर करती है। हमें सबको मिलकर के, युवाओं को मिलकर के, जैसे एक घटना हुई हमारी बेटी के साथ दिल्ली के अंदर, जहां हमारे जवान शहीद होते हैं, जहां अफजल को फांसी नहीं होती है, हमें उसके ऊपर भी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आपके पास एक शक्ति है, एक ताकत है, लैपटॉप है, मैसेज है, SMS है, मीडिया से बात करें, मीडिया को बताएं। मीडिया आपकी बात अब सुनने के लिए तैयार खड़ा है, पहले मीडिया आपकी नहीं सुनता था। सही कहा। मीडिया किसको दिखाता है? सही कहा। मीडिया की अब आपने मजबूरी बना दी। आपकी ताकत ने, एकता ही शक्ति है नौजवानों की, आपने मजबूरी बना दी। अब मीडिया आपके पीछे पीछे भाग रहा है। मीडिया में बताइए कि हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, और मीडिया आपकी आवाज जरूर सुनेगा। देश आपके हाथ में है। अगर देश इन लोगों के हाथ में रहा जो अफजल को फांसी नहीं देना चाहते, जिन्होंने कसाब को बड़े सालों के बाद फांसी दी, तो ये देश का कोई बचा नहीं सकता, इस देश को, भारत माता को बचा नहीं सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप युवाओं का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे भाई जिन्होंने, हमारे ऑपोजिशन साहब के लीडर, हमारे बाचू जी, हमारे प्रवीण जी, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आप लोग इस तरीके से जिस मिशन पे आप लगे हुए हैं, मैं आज महसूस करता हूं यही कारण है कि हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति, हमारे महाराष्ट्र के संस्कार, हमारी महाराष्ट्र की अड़क, हमारी महाराष्ट्र की जमीन अगर युवाओं के अंदर जिंदा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। और आखिर में फिर कहूंगा, ये कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में दोबारा कहना चाहूंगा, हर जगह पे मेरी बहस होती है।
मैं क्या, अगर देशभक्त बनना है, अड़क अड़क सीखनी है, अगर जमीर सीखनी है, जाओ महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती पे जो आओ से लोगों उसको सीखो। गली में जाके, कूचे में जाके, गांव में जाके आपकी उदाहरण देता हूं। इतनी देर से आप बैठे हुए हैं, अगर यही कार्यक्रम कहीं हरियाणा में होता, अगर यही कार्यक्रम कहीं दिल्ली में होता, एक भी युवा कुर्सी पे ना बैठा होता। यह सबसे बड़ा कारण है कि आपके दिल के नस नस के अंदर देशभक्ति भरी हुई है। हिंदुस्तान आप पे गर्व महसूस करता है युवाओं, आपको सलूट करता है। आंखों में आंसू आते हैं जब आपसे कभी बातें करते हैं, आपकी कभी चर्चा करते हैं। कई लोग कहते हैं यार महाराष्ट्र की बात क्यों करता है। मैं कहा जहां मैं भारत माता की जय करता हूं, जहां वंदे मातरम बोलता हूं, मैं वहां कहता हूं जय जय महाराष्ट्र, हर जगह पे बोलता हूं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति के अंदर, एक एक युवा के अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति